माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू वार्म वेलकम ऑन स्टडी फॉर ऑन। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी फॉर ऑन पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों मैं अपने पिछले लेक्चर इतिहास में आपको बताया था व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है और इतिहास क्या है। हमने ये पढ़ा था हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट दैट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट। इतिहास वो ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। और उसमें हमने ये भी जाना था कि इतिहास ऑथेंटिक स्टडी ऑफ पास्ट होता है, प्रमाणित अतीत का अध्ययन है। यानी इतिहास तो हम सिर्फ उन्हें कहेंगे जो निश्चित तौर पर घटित हुई हो, जिसका हमारे सामने कोई ना कोई प्रमाण हो, जिसका हमारे सामने कोई ना कोई सोर्सेस हो, उसे ही क्या कहेंगे हम, इतिहास है। बाकी के बाकी सभी लेफ्ट ऑल आर ओनली पास्ट, बाकी के बाकी सभी क्या है, सिर्फ अतीत है। और सिर्फ जो हमारे सामने प्रमाण है, जो डेफिनेटली हुआ है, जो निश्चित तौर पर घटित हुआ है, सिर्फ उसे ही हम क्या कहेंगे, इतिहास कहें। हम पिछले क्लासेस में ये चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से हमने जाना था कि इतिहास को जानने के लिए हमें तीन सोर्सेस होते हैं। हमारे सामने तीन प्रकार का सोर्सेस होते हैं और वो तीन सोर्सेस था, वो तीन प्रकार का स्रोत था। क्या क्या? सबसे पहला था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा था लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा था डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर, जिसमें हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देखा था। अगर मैंने ये भी कहा था कि अतीत में घटित कोई भी घटना, अगर कोई भी घटना अतीत में घटित हुई हो और अगर इन तीन कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी के साथ खरे उतरता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिर्फ इतिहास कहेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, इतिहास होगा। बाकी के बाकी सारी चीज़ें सिर्फ क्या है, सिर्फ पास्ट है। लेफ्ट ऑल आर ओनली पास्ट। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज पर योर सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है पूरा के पूरे इंडियन हिस्ट्री में। और दोस्तों आज मैं पूरा का पूरा इतिहास का डिस्क्रिप्शंस आपके सामने रख दूंगा। पूरे के पूरे इतिहास को एक पॉइंट से लेकर के शुरू करके पूरे के पूरे इतिहास में क्या पढ़ना है और क्या कॉन्सेप्ट है इतिहास का, मैं वो बताऊँगा आपके साथ कि आज क्या पढ़ना है और कैसे हम लोग धीरे धीरे सारा चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, आप जिस भी पैटर्न के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, अगर उसमें इतिहास है तो इन आवर सिलेबस ओनली इंडियन हिस्ट्री। हमारे सिलेबस में सिर्फ भारतीय इतिहास है। हमारे सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। हमें सिर्फ डील करना है सिर्फ भारतीय इतिहास के साथ, इंडियन हिस्ट्री के साथ। कहने का मतलब अतीत में घटित वो घटना जो सिर्फ कहाँ घटी हो, सिर्फ इंडिया पर ही जो घटना निश्चित तौर पर घटित हुई हो, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इंडियन हिस्ट्री में। और आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। हमें पढ़ना भी है सिर्फ भारतीय इतिहास, और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ हमारा कोई भी सिलेबस में ताल्लुकात नहीं है। सिर्फ हमारा सिलेबस इंडियन हिस्ट्री पढ़ने बोलता है, भारतीय इतिहास पढ़ने बोलता है। तो जानेंगे दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ना है भारतीय इतिहास में। चूँकि दोस्तों हमारा इतिहास एक बहुत ही लंबा समय है और एक बहुत ही लंबा पीरियड है पूरा का पूरा इतिहास पढ़ने में। और इस बहुत ही लंबा पीरियड है, इसी कारण से और हिस्टोरियन, हमारे इतिहासकार, हमारे इतिहास को तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। और वो तीन मेजर पार्ट है। सबसे पहला है एंसेंट इंडिया, दूसरा है मेडिवल इंडिया और तीसरा है मॉडर्न इंडिया। और हिस्ट्रियन, हमारे इतिहासकार, हमारे इतिहास को तीन मेजर पार्ट में बांटा है। और वो सबसे पहला मेजर पार्ट है, सबसे पहला मुख्य भाग है एंसेंट इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत। दूसरा होता है मेडिवल इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत। और तीसरा होता है मॉडर्न इंडिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक भारत। दोस्तों जब हम कक्षा 6 में पहुँचे तो हमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने मिली। और पूरे के पूरे कक्षा 6, पूरे के पूरे क्लास 6 में हम पढ़े क्या, एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत। और पूरे के पूरे क्लास 6 में पहुंचने के बाद, एंसेंट इंडिया पढ़ने के बाद, जैसे ही हम कक्षा 7 में पहुंचे तो पूरे कक्षा 7 में हम लोग पढ़े मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। और जैसे ही हम कक्षा 7 के बाद कक्षा 8 में गए तो पूरे के पूरे कक्षा 8 में हमें क्या पढ़ना पड़ा, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। दोस्तों अगर हम इन तीनों पीरियड को कंपेयर करें, अगर हम इन तीनों काल को कंपेयर करें, तो हमारे सामने जो सबसे लंबा काल, सबसे लंबा पीरियड होता है वो कौन सा होता है, एंसेंट इंडिया। प्राचीन भारत ही सबसे लंबा पीरियड है, प्राचीन भारत ही सबसे लंबे समय तक हमें पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आवर हिस्टोरियन फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हमारे इतिहासकार एंसेंट इंडिया को फिर से 3 भागों में विभाजित कर दिया। कहने का मतलब सिर्फ एंसेंट इंडिया यानी प्राचीन भारत ही फिर से 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जानेंगे एंसेंट इंडिया, है ना। इन जो 3 भागों में बांटा वो कौन कौन सा भाग है, वो कौन कौन सा पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला भाग जो है वो हमारा प्री हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पार्ट है मेरा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो पार्ट है वो है हिस्ट्रिक एज यानी ऐतिहासिक काल। लेकिन सबसे पहले समझेंगे दोस्तों ये तीनों पीरियड का क्या मतलब है, किस कारण से इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल
इट वॉज दैट टाइम, ये वो समय है जिस समय मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नहीं थी, मनुष्य बर्बर अवस्था में रहा करते थे, जिसका हमारे सामने फॉसिल्स तो बहुत है, जिसका हमारे सामने अवशेष तो बहुत है उस काल के, लेकिन उस काल का कोई भी रिटर्न सोर्सेस नहीं है, कोई भी लिखित जानकारी नहीं है, और कोई भी लिखित जानकारी नहीं है, और कोई भी है ना हमारे सामने रिटर्न सोर्सेस नहीं है, सिर्फ क्या है, फॉसिल्स है। तो उन फॉसिल्सों को, उन अवशेष को देखकर ही हमने अंदाज लगाया इस काल में क्या घटना घटित हुई होगी। कहने का मतलब पूरा का पूरा एंसेंट इंडिया में जो प्री हिस्टोरिक एज पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, वो सिर्फ अवशेषों पर आधारित है, फॉसिल्स पर बेस्ड है। दूसरा जो पार्ट है हमारा प्रोटो हिस्ट्रिक एज, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड या प्रोटो हिस्ट्रिक एज जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें फॉसिल्स तो मिले हमारे सामने, उस काल के हमारे सामने फॉसिल्स भी है, यानी अवशेष भी है, और हमारे सामने उस काल का रिटर्न सोर्सेस भी है, लिखित जानकारी भी है। लेकिन सबसे अहम सवाल है, जो भी हमें रिटर्न सोर्सेस मिली उस काल के, जो भी हमें लिखित जानकारी मिली, उसे आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए। कहने का मतलब अभी तक हम उन लिखित जानकारियों को पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। इसी कारण से इस पीरियड को क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो पीरियड है दोस्तों वो है हिस्ट्रिक एज यानी ऐतिहासिक काल। और हिस्ट्रिक एज और ऐतिहासिक काल में क्या, हमारे सामने फॉसिल्स भी है, इसका हमारे सामने अवशेष भी है, और हमारे सामने इसका लिखित जानकारी भी है, रिटर्न सोर्सेस भी है। और सबसे बड़ी बात है, और जो भी लिखित जानकारी है, जो भी रिटर्न सोर्सेस है, उसे हमने पढ़ने में सफलता हासिल कर ली है, उसको हम लोग डिकोड कर लिए हैं। जो भी रिटर्न सोर्सेस है, जो भी लिखित जानकारी है, उसे हम लोग सही तरीके से पढ़ पाए हैं अभी तक। इसी कारण से इस पीरियड को क्या कहा जाता है, हिस्ट्रिक एज यानी ऐतिहासिक काल। दोस्तों अगर हम इन तीनों पीरियड को कंपेयर करें, अगर हम तीनों काल को कंपेयर करें, तो इसमें से सबसे लंबा पीरियड ही कौन सा हुआ होगा, सबसे लंबा काल कौन सा हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड ही सबसे लंबा काल है इन तीनों पीरियड में अगर हम तुलना करें तो। इसीलिए हम प्रागैतिहासिक को फिर से दो भागों में बांट दिया, प्रागैतिहासिक काल को। और प्रागैतिहासिक काल दो भागों में बटा, सबसे पहला हुआ स्टोन एज, पाषाण युग, और दूसरा हुआ कॉपर एज, है ना, ताम्र युग। स्टोन एज या पाषाण युग, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, जिस काल में, जिस पीरियड में मनुष्य ने सिर्फ पत्थरों का यूज किया और पत्थरों का ही हथियार बना करके जानवरों का शिकार करने लगा, तो उस पीरियड को ही क्या कहते हैं, स्टोन एज यानी पाषाण युग। लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया, तो हमारा आंसर होगा कॉपर। मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर यानी तांबा को खोजा था, और जिसे हम लोग, है ना, संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, ताम्र कहते हैं। अब मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग करने लगा, और जब मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग करने लगा, तो हम स्टोन एज में रहेंगे, तो हम चले गए कहाँ पर, कॉपर एज में। और उसी युग को हम क्या बोलेंगे, ताम्र युग या कॉपर एज। दोस्तों अगर हम इन दोनों पीरियड को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों काल को कंपेयर करें, तो इसमें से सबसे लंबा काल ही कौन सा होगा, स्टोन एज, है ना, पाषाण युग। इसीलिए वी फर्दर डिवाइडेड स्टोन एज इनटू 3 पार्ट्स। इसीलिए हमने पाषाण युग को ही 3 भागों में विभाजित किया, और 3 भागों में सबसे पहला भाग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज, और पैलियोलिथिक एज को ही, जिसे आप लोग हिंदी में कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मेसोलिथिक एज, जिसे कह सकते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नियोलिथिक एज, जिसे हम लोग कहते हैं नवपाषाण काल। लेकिन दोस्तों सबसे पहले समझेंगे इन तीनों पीरियड का मतलब क्या है, इन तीनों पीरियड में क्या डिफरेंस है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मानव नहीं आदि मानव हुआ करता था, पत्थरों को रगड़कर ही आग का आविष्कार करना सीखा, और पत्थरों से ही औजार बना करके, हैंडेक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स औजार बना करके, है ना, जानवरों का शिकार करने लगा। कहने का मतलब है पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण युग में ही मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, आग का खोज किया, और उस समय मनुष्य शिकारी हुआ करता था। मैन यूज टू बी ए हंटर, है ना, जानवरों को पत्थरों के ही औजार से मार करके अपना पेट भरा करता था। मनुष्य उस समय क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। इस समय मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नहीं थी, वो एकदम बर्बर अवस्था में थे। देयर इज नो एनी सिविलाइजेशन, उसके अंदर कोई भी सभ्यता नहीं थी, एकदम बिल्कुल अनसिविलाइज्ड पीपुल था उस समय। मेसोलिथिक पीरियड, मध्यपाषाण काल, वो समय है जिसमें मनुष्य सिर्फ शिकारी नहीं हुआ करता था, अब वो शिकारी के साथ साथ जानवरों को मारने के साथ साथ जानवरों को पालन भी करना शुरू किया। कहने का मतलब मेन स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेशन, आदमियों ने पशुपालन की शुरुआत कर चुकी थी। और जब इंसानों ने पशुपालन की शुरुआत कर चुकी थी, तो हम कहाँ पहुँच गए थे, तो हम पहुँच गए थे मध्यपाषाण काल में।
इसके बाद हम चले गए नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड वाज दैट पीरियड, उस समय मनुष्य शिकारी के साथ साथ उसने शुरू किया है एग्रीकल्चर। मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, मनुष्यों ने है ना कृषि की भी शुरुआत की पशुपालन के साथ साथ। और जब मनुष्यों ने पशुपालन के साथ साथ कृषि की भी शुरुआत की तो हम पहुंच चुके थे कहाँ, नवपाषाण काल में। इसी काल को हम लोग क्या कहेंगे, नवपाषाण काल कहेंगे। पैलियोलिथिक वाज दैट पीरियड व्हेन मैन वाज इन्वेंटेड फायर। पुरापाषाण काल वो समय हुआ करता था जिसमें मनुष्य ने क्या खोज की, आग की खोज की। और साथ साथ में उस समय मनुष्य क्या हुआ करता था, मैन यूज्ड टू बी हंटर, आदमी शिकारी हुआ करता था। और मेसोलिथिक पीरियड वाज दैट पीरियड, मध्यपाषाण काल वो समय है जिसमें मनुष्य शिकारी के साथ साथ है ना जानवरों को क्या करना शुरू किया, पालन भी करना शुरू किया। मैन स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेशन, है ना आदमियों ने पशुपालन का भी शुरुआत कर ली। एंड नियोलिथिक पीरियड वाज दैट पीरियड, मनुष्य ने उस समय क्या शुरू की, पशुपालन के साथ साथ ही अल्सो स्टार्टेड एग्रीकल्चर, उसने पशुपालन के साथ साथ कृषि भी शुरुआत की। ये पीरियड को ही क्या कहेंगे हम लोग, नियोलिथिक पीरियड। पूरे के पूरे इतिहास में क्या पढ़ना है मैंने आपको समझाया। सबसे पहले जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, इसे 3 मुख्य भाग में बांटा गया। सबसे पहला एंसेंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, दूसरा है मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और तीसरा है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। उसके बाद अकेले एंसेंट इंडिया को फिर से 3 भागों में बांटा गया, और वो 3 भाग है प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा हिस्ट्रिक पीरियड, है ना ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें रिटन सोर्सेस नहीं मिले, लिखित जानकारी नहीं मिली, सिर्फ क्या मिली, अवशेष मिली। मेसोलिथिक पीरियड में, मध्यपाषाण काल में हमें सिर्फ क्या मिली, रिटन सोर्सेज भी मिली और फॉसिल्स भी मिले, अवशेष भी मिले। लेकिन जो भी रिटन सोर्सेस मिली उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल जिसमें हम लोग हिस्ट्रिक पीरियड में बोलेंगे, हमें रिटन सोर्सेज भी मिली और फॉसिल्स भी मिली, और जो रिटन सोर्सेज मिली, जो लिखित जानकारी मिली, वो सारी के सारे लिखित जानकारी को हमने पढ़ने में सफलता भी प्राप्त कर ली। इन तीनों पीरियड में हमने सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को फिर से 2 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल को ही 2 भागों में बांटा। सबसे पहला स्टोन एज, पत्थरों का जिस समय यूज किया करता था उस समय हम लोग क्या का नाम दिया उसको, स्टोन एज। और जिस समय तांबाओं का पत्थरों के साथ साथ तांबा का यूज करने लगा उसी काल को हमें क्या कहेंगे, कॉपर एज यानी ताम्र युग। इसके बाद हम देखें इन दोनों पीरियड में से सबसे लंबा पीरियड रहा मेरा स्टोन एज यानी पाषाण युग। इसीलिए पाषाण युग को फिर से 3 भागों में बांट दिया। पैलियोलिथिक पीरियड, पुरापाषाण काल जिस समय मनुष्य आग का खोज किया। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड जिसमें मनुष्य ने शिकारी के साथ साथ पशुपालन भी शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद तीसरा होता है नियोलिथिक पीरियड जिसमें मनुष्य ने शिकारी के साथ साथ कृषि का भी स्टार्ट किया, है ना। ये पूरे के पूरे इतिहास का सिलेबस है, इसे ही हमें पढ़ना है। लेकिन अभी तक मैंने कभी भी तारीख का बात नहीं की। इतिहास में डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतिहास में डेट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो बहुत ही आसान और बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर होगा आपका कि आज से बहुत साल पहले। लेकिन इसका एक सटीक आंसर भी हो सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा महेश के जन्म से 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ, जो एक साक्यपुर के क्षत्रिय थे जिन्हें साक्य मुनि भी कहा जाता है। लगभग पता चल जाएगा आज से, है ना 25,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। एकदम पूरा का पूरा जीपीएस फिट हो जाएगा, है ना, कितना पहले की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें एकदम जरूरी है कि इतिहास में को जानने के लिए तारीख जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो मेरा सिलेबस है इसमें तारीख डालते हैं ताकि हमको पता चले कि हम कितना पिछला चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं किस प्रकार से इतिहास में हम लोग डेट डालेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आज क्या चल रहा है, तो आज बोलेंगे आज आप 2021 चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आज 2021 किस कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, तो आपको पता है क्या? हो सकता है आपको पता हो या ना हो, मुझे यहाँ सब कुछ बताना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आज जो 2021 चल रहा है, तो कभी ना कभी 2020 भी हुआ होगा, कभी ना कभी 2000। तो दोस्तों अलविदा देता हूँ, रुखसत करता हूँ आपसे, है ना। एक बार दोबारा से कहता हूँ मैनी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम जानते हैं हम आपसे क्या चाहते हैं, वो आप जानते हैं भली भांति। प्यारे दोस्तों जो मेरे से बड़े हैं, छोटे भाई समझ करके हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए और हमारा वीडियो को भी शेयर कीजिए। जो व्यक्ति जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाई की मतलब को समझते हैं,